पेशावर हाई कोर्ट में जाके इलेक्शन कमीशन का जो कालअदम करार देना था तहरीक इंसाफ का, जो बल्ले का निशान था उसको भी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी, वो रिवर्स हो जाता है। किस तरह से ये सूरत हाल इवॉल्व कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है ईसीपी के पास अभी? देखा जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी क्या पॉलिसी इख्तियार करता है, क्या उनके ख्यालात हैं या उनकी पॉलिसी के बारे में उनको, वो तो हम कहना हमारे लिए कबज वक्त है। लेकिन बहरहाल आमतौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इस तरह के फैसलों के बारे में अपनी पॉलिसी के मुताबिक वो ये सोचेगा कि अभी डिवीजन बेंच में केस जाना है। अभी तो उन्होंने केस फिलहाल, अगर देखा जाए ग्राउंड रियलिटी ये है, जमीनी हक़ाइक़ ये है कि तहरीक इंसाफ को तो फायदा पहुंच गया। उनके कागजात नामजदगी में जो पार्टी की एफिलिएशन लिखना होता है तो अब वो बड़ी आसानी के साथ अपनी पार्टी एफिलिएशन का जिक्र कर देंगे आपके कागजात नामजदगी में। और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो ज़ाहिर फैसला आ चुका है हाई कोर्ट का, तो उस पर अमल दरामद करना इलेक्शन के पाकिस्तान की कानूनी जिम्मेदारी है। तो ये तो एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इंटर पार्टी इलेक्शन का जो फैसला था वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया और साथ उन्होंने ये कहा डिवीजन बेंच बनाए। अब डिवीजन बेंच के बाद, छुट्टियों के बाद डिवीजन बेंच होगा और इतने अरसे में अगर ये वक्त फैसला ना हो सका तो 13 जनवरी को जो आपको सिंबल अलॉट करने हैं तो फिर सिंबल जो है वो तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। अगर फैसला इस अरसे में अगर मनफी आता है तो ये फिर नहीं मिलेगा, अगर कोई या फैसला ना भी आया तो वो तो मुअत्तल का फैसला बरकरार रहेगा कि जब तक डिवीजन बेंच का फैसला नहीं आता। अब ये वफाकी हुकूमत का ही काम है कि बेशक वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि हमें जो तजुर्बा है, आमतौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने से गुरेज करता है। अब ये जो फैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने रिटर्निंग ऑफिसरों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसलों को मुअत्तल कर दिया था, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया था कि भाई हम अब इसके बारे में क्या आपकी राय है। हमने तमाम राय बता दिया कि हमें रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए तो सिर्फ हाई कोर्ट को तमाम खत लिखे थे, चारों हाई कोर्ट, पांचों हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद शामिल कर, उन्होंने हमें स्टाफ नहीं दिया तो हमने अपने ब्यूरोक्रेसी से स्टाफ ले लिया। तो बड़ा वैलिड पॉइंट था चीफ इलेक्शन कमीशन का और कमीशन का। अब यहाँ पे ऐसा मामला नजर नहीं आ रहा। कुंवर साहब, ये आपने भी कहा कि फायदा पहुंच गया तहरीक इंसाफ को, लेकिन फिर इसको ये कंसिडर करें कि ये टेम्पररी नहीं है और अब पीटीआई के लिए बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ना ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है, क्योंकि ईसीपी की प्रैक्टिस ये नहीं रही हिस्ट्री में, राइट? माजी में तो कभी प्रैक्टिस नहीं रही है, लेकिन अब अगर वो फैसला, एक बात है, फैसला इलेक्शन कमीशन का जो था इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से बड़ा जामे फैसला था। उन्होंने ये कहा था कि जनाब इन्होंने अपने दस्तूर की खिलाफवर्जी की। इलेक्शन कमीशन के फैसले में अपना एक्ट का एक ही हवाला दिया 215 और 209 का, बाकी सारा दस्तूर के मुताबिक कहा कि इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन पार्टी के दस्तूर के मुताबिक नहीं कराया। बड़ा जामा फैसला है 11 पेज का। तो ये तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल को चाहिए था एक शिक पढ़ के बताता इलेक्शन कमीशन का। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इसके बारे में केस को सही तरीके से प्लीड ही नहीं किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कवर दिलशाद साहब हमारे साथ थे। उनका कहना यही था कि बेशक एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट में जाने का होता है, लेकिन इससे पहले आज तक ऐसा हुआ नहीं कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट की तरफ से किसी फैसले आने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर ले। इसी हवाले से हम बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा यह जा रहा था कि स्पेस नहीं बचेगी, कागजात दाखिल नहीं होंगे, बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, कुछ और दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि टाइड रिवर्स हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड बन रहा है? देखें, ये चीजें जिस तरह कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे और पीटीआई की तरफ से एक इल्जामात लगे कि हमारे लोगों के कागजात छीने जा रहे हैं और जमा नहीं होने दे रहे, हाई कोर्ट ने भी फैसले दिए और पीटीआई के सबसे ज्यादा कागजात जमा हुए। अब एक फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया और उसके ऊपर इख्तियार है कोर्ट्स को कि वो अपना फैसला दें। ये होता है सियासी जमातों में कि जो अपने हक में फैसला आ जाए उस पर कहा जाता है कि ये दुरुस्त है, जो ना आए गलत है। हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार को किसी ने चैलेंज नहीं किया, उन्होंने अपना फैसला किया और मेरी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इसे चैलेंज नहीं करेगा। हाँ, जो दरखास्तदार इलेक्शन कमीशन के पास थे वो जरूर उनकी तरफ से एक बात आई है कि वो इसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। अब वो क्या होगा, क्योंकि एक इंटरम रिलीफ है और एक पार्टी के लिए ये राइट है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ दो चीजें हैं शाह साहब, मैं अब आपको बता दूं उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 रुकनी बेंच ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस में कहा था कि किसी सियासी पार्टी को उस वक्त तक आप
किसी हवाले से भी कलअदम करार नहीं दे सकते जब तक उसकी मुल्क दुश्मनी साबित ना हो जाए, उसे सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स ना कर दे। लेकिन साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच की सूरत में 11 रुकनी बेंच को जीरो किया, और सेनेट के इलेक्शन जो आज से 5 साल 9 महीने पहले हुए थे, उसमें नवाज शरीफ के दस्तखतों से जो टिकट जारी हुए थे शेर के निशान के, उन्होंने कहा नहीं, ये पार्टी सदारत नहीं रख सकते, और उस पर पीटीआई ने बड़ी बगलें भी बजाई थी, और इलेक्शन कमीशन उस वक्त के ने उस पर उनको पार्टी सदारत से खत्म कर दिया था। हम इसी पे बात कर रहे थे कि ये चीजें बार बार आती हैं वापस, और ये फिर मकाफात अमल की सूरत में इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई के लोगों ने चैलेंज किए। यहाँ बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी बाकियों में भी तो ऐसे होते हैं, लेकिन कोई मुजम्मिल साहब आप बता सकते हैं कि किसी और पार्टी, जेयूआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग के किसी बंदे ने जाके इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया हो? ऐसा नहीं हुआ, वो सबने मान लिए। यहाँ पे मसला पीटीआई के अपने लोगों के साथ था। एक अकबर असबाबर हैं और बाकी दरखास्त गुजार हैं, एक खातून है जिनका अभी चल रहा है कि मैं तो 1999 से मेंबर हूँ पीटीआई की, और मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं मेंबर नहीं हूँ। अब ये इनके अंदर जो इलेक्शन कमीशन थे जिसमें जस्टिस वजीउद्दीन थे और वो तस्लीम नूरानी थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन सब को फारिग किया पीटीआई ने, और उन सब ने पीटीआई के इलेक्शंस पे ही सवालात उठाए थे, क्योंकि खान साहब ने अपनी मेयारात जो थे ना इखलाकियात के, वो बहुत बुलंद, कमालिया से भी बुलंद रखे थे, लेकिन किसी एक पे पूरे नहीं उतरे। इसलिए जब इनके अपने लोग चैलेंज करते हैं तो ये मिसालें पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई के देने लग जाते हैं कि जी उनके इलेक्शन को किसी ने नहीं चैलेंज किया। तो ये सवाल तो उनके वर्करों से होना चाहिए। पीटीआई मुकाबले में आ जाती है, जबकि आला और अरफा बनने आई थी ये बाकी जमातों से। आमिर साहब, ये मुझे ये बताइए कि अब लीडरशिप रोल में कौन आएगा? बैरिस्टर गौर साहब ही होंगे? शाह महमूद साहब तो अभी तक बाहर नहीं आ सके, रिहा नहीं हो सके, तो देख रहे हैं कोई लीडरशिप में चेंज आप आने वाले दिनों में? देखिए, वो बड़ा मसला रहेगा पीटीआई के लिए, क्योंकि लतीफ खोसा साहब ने नायब सदर होते हुए, सीनियर नायब सदर होते हुए पार्टी के चेयरमैन को चैलेंज कर दिया, बैरिस्टर गौर साहब को, कि ये कुछ भी नहीं है, इनका क्या तजर्बा है। तो ये लड़ाई पीटीआई के अंदर रहेगी कि खान साहब ने मुझे हुक्म दिया है, खान साहब ने मुझे हुक्म दिया है, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को अभी फिलहाल नजरबंद किया, वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, बहाल होंगे, फिर उनके ऊपर पर्चा, वो अगर 9 मई का प्रॉपरली होता है उसमें बहुत सारे लोगों की जमानतें हुई हैं, बहुत सारे लोगों की जमानतें नहीं हुई। तो नून लीग के लिए बुरी खबर है, मुश्किल बहुत है। नून लीग के लिए बुरी खबर है। मेरे ख्याल में नून लीग अपने इलेक्शन की तैयारी बड़े सुकून से कर रही है, उनको इससे कोई परवाह नहीं है। उनको ये पता है कि उनके लिए राह हमवार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद इसराइल और फलस्तीन की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आलमी मंजरनामे की बात करें तो 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल के हमले के बाद आज इसराइल फ़लस्तीन जंग को 81 दिन हो चुके हैं। इन 81 दिनों में फ़लस्तीन में इंसानी जानों के ज़िया की अगर हम बात करें तो अब तक गज़ा में 20,000 से ज़्यादा शहरी शहीद हो चुके हैं।